नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। महाकुंभ आस्था का विषय है, मगर जब महाकुंभ की भीड़ भगदड़ का शिकार बनती है तब यह आस्था का विषय नहीं बनती, कई लोगों की मौत और घायल हो जाने का विषय बन जाती है। कोई बेटा अपने बाप को खो देता है तो कोई पति अपनी पत्नी को, किसी की जिंदगी टूट जाती है तो किसी का घर तबाह हो जाता है और किसी के शरीर को इतना नुकसान पहुंचता है कि वह सोचने लग जाता है कि काश वह मर जाता तभी अच्छा होता। कहने का मतलब यह है कि आस्था को उतना ही तवज्जो मिलना चाहिए जितना वह तवज्जो के लायक है। उसके अलावा जो तर्क के विषय होते हैं उसे तर्क की कसौटी पर ही कसा जाना चाहिए। आस्था के नाम पर तर्क की बलि चढ़ाने का नतीजा यह हुआ है कि महाकुंभ की माया जानलेवा बन चुकी है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान स्नान करने की मान्यता की वजह से बहुत बड़ी भीड़ इलाहाबाद पहुंची। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 29 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे प्रयागराज के संगम तट पर भगदड़ मची, जिसकी वजह से अब तक करीब 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 50 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर आ रही है। यह बात बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी भीड़ को संभालना आसान काम नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। भगदड़ होने पर घायल और मरने की संभावना भी बनी रहती है। यह बात हमसे और आपसे और किसी से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा किसी को पता है तो वह सरकार और प्रशासन को पता है। साल 1950 से लेकर के अब तक कुंभ के कई आयोजनों के दौरान भीड़ को संभाला नहीं जा सका। भगदड़ मच गई, भीड़ बेकाबू हो गई, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। साल 1954 में प्रयागराज में कुंभ के दौरान 800 लोग नदी में डूबकर या कुचलकर मर गए। साल 1986 में हरिद्वार में कुंभ के आयोजन के दौरान करीब 200 लोगों की मौत हुई। साल 2003 में कुंभ के आयोजन के दौरान नासिक में भगदड़ बजी तो करीब 39 लोगों की मौत हुई। साल 2013 में कुंभ के दौरान इसी इलाहाबाद और प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ और भगदड़ मची जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई। मतलब सरकार के सामने ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, ऐसे सबूत और एविडेंस मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि कुंभ के दौरान जब बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है तो भगदड़ की संभावना बनती है, लोग मरते हैं और घायल हो जाते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार से सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन को इस बात का पुरजोर भरोसा था कि वह प्रयागराज पर इकट्ठा होने वाली भीड़ को पूरी तरह से संभाल लेंगे? क्या उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि इतिहास में कुंभ के दौरान भगदड़ की वजह से जो मौत और घायल होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं वह इस बार के प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान नहीं घटेंगी? अगर इस बात का पूरा यकीन था तो आखिरकार यह कैसे हुआ कि मौनी अमावस्या के समय भगदड़ हुई, मौत हुई और लोग घायल हुए? कहने का मतलब यह है कि जब इतिहास यह बता रहा है कि भयंकर भीड़ भगदड़ को दावत देती है और भगदड़ मौत को, तो क्या शासन प्रशासन ने इतिहास से कुछ सीखा? इतिहास से सीखते हुए भीड़ को प्रबंधित करने के लिए कोई ढंग का फैसला लिया? क्या आपने वैसे किसी भी मीडिया हाउस से, जिनके पास मीडिया संस्थान चलाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट है, अपने रिपोर्टर को जमीन पर भेजने के लिए अच्छा खासा पैसा है, क्या उनसे महाकुंभ पर कभी भी आपने क्रिटिकल तरीके से रिपोर्टिंग देखी या सुनी? सब लोग जाकर के वाहवाही कह रहे हैं। जवाब मिलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। महाकुंभ शुरू होने से पहले और मौनी अमावस्या से पहले तक महाकुंभ को लेकर केवल और केवल माया ही रची गई है। करोड़ों रुपए के बजट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों ने सरकार के साथ खड़ा होकर के माया को रचा है और बेचा है। सरकार और शासन प्रशासन से क्रिटिकल सवाल नहीं पूछे हैं। महाकुंभ का ऐसा माया रचने का काम किया है जिसका मकसद केवल यही दिखता है कि महाकुंभ के आयोजन के जरिए भाजपा को हिंदू हृदय पार्टी के तौर पर बेचा जाए, मोदी और योगी को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर बेचा जाए, हिंदू कर्मकांड को भारतीय संस्कृति के तौर पर बेचा जाए। मगर मौत तो हिंदू और मुस्लिम देख के नहीं आती है, भगदड़ तो वैसे ही आती है। अगर मीडिया संस्थानों को यह इजाजत मिलती कि वह महाकुंभ जाकर के क्रिटिकल रिपोर्टिंग करें तो आपको पता होता कि गंगा और यमुना, जो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक हैं, उन नदियों का मौजूदा वक्त में हाल क्या है। आपको पता होता कि क्या वाकई करोड़ों लोग हर रोज इलाहाबाद आ रहे हैं या यह कि केवल झूठ का डंका है। और अगर करोड़ों लोग इलाहाबाद आ रहे हैं तो क्या वहां पर वैसा इंतजाम है कि करोड़ों लोगों को संभाला जा सके?
मौनी अमावस्या के समय लोगों के घायल और मरने की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, वह यह साबित करती है कि इससे पहले अनगिनत बार ऐसी घटनाएं घटी होंगी जहां पर आम लोगों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी होंगी, मगर चूंकि वहां मौत नहीं हुई है, इसीलिए वह सार्वजनिक मंच पर चर्चा का विषय नहीं बन पाई। यह बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए प्रयागराज में 9 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। क्या यह आंकड़ा वाकई आपको सही लगता है? अगर यह आंकड़ा वाकई सही है, तब तो और गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 9 करोड़ कम लोग नहीं होते हैं। बिहार की कुल आबादी 12 करोड़ के आसपास है। मध्य प्रदेश की पूरी आबादी 7 से 8 करोड़ के बीच में है। और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो शासन प्रशासन ढंग से परीक्षा का इंतजाम नहीं करवा पाती है, हर बार कहीं ना कहीं से पेपर लीक होने की खबर आती है, वह एक जगह पर 9 करोड़ लोगों को संभाल पाएगी, करोड़ों लोगों को लगातार संभाल पाएगी? कहने का मतलब यह है कि आंकड़े बता रहे हैं कि हम कितने भ्रष्ट शासन प्रशासन और सरकार के दौर में जी रहे हैं, जो आंकड़ों से राजनीति कर रही है। आंकड़ों की बाजीगरी कर भी राजनीति की जा रही है, महाकुंभ की माया रची जा रही है। जब झूठ का फैलाव इतना ज्यादा है, असल सच को रोका जा रहा है, तब बताइए कि प्रशासन कैसे जिम्मेदार बनाया जा सकता है। महाकुंभ का इंतजाम, शासन प्रशासन, भीड़, इन सब पर अगर मीडिया में क्रिटिकल रिपोर्टिंग होती तो बहुत संभव है कि आज के समय में भगदड़ से बचा जा सकता था। 14 जनवरी से लगातार आज तक अगर प्रयागराज में लोगों को संगम तट तक पहुंचने में होने वाली दिक्कत, रहने में होने वाली दिक्कत, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी, भीड़ की सही संख्या, भीड़ का सही प्रबंधन करने के तरीके जैसी सारी बातों पर लगातार रिपोर्टिंग होती, लगातार चर्चा की जाती, लगातार शासन प्रशासन से सवाल जवाब होता, तब सोचिए क्या इतनी बड़ी घटना घटती। महाकुंभ मेले में भीड़ होना स्वाभाविक है, मगर जब हम इस भीड़ को तर्क की नज़र से देखते हैं और जनकल्याण की राजनीति की नज़र से देखते हैं, तो इस भीड़ में वोट से ज़्यादा भीड़ का प्रबंधन का आमंत्रण दिखाई देता है। और भीड़ का प्रबंधन यह मांग करता है कि शासन प्रशासन, मीडिया, जनता सब तक सही सूचनाएं पहुंचे और सबको सही तरह से प्रबंधित मैनेजमेंट किया जाए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मौनी अमावस्या के समय सुबह में स्नान की मान्यता की वजह से संगम तट पर जाने वाले ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। इसकी वजह से बहुत बड़ी भीड़ लगातार इकट्ठा होती चली गई। कुछ लोग बैरिकेड्स में फंसकर गिर गए। यह देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। संगम तट पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। जिस रास्ते से आना था उसी रास्ते से जाना भी था। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को एग्जिट नहीं मिला, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए, बचते बचाते, मरते मराते चले गए। मीडिया बता रही है कि जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां पर तकरीबन 70 एम्बुलेंस पहुंची थी। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में हादसा हुआ है। और ऐसे समय में कितने लोग मरे और कितने लोग घायल हुए हैं, आप सबको पता है कि इसकी असलियत किसी को कभी भी पता नहीं चल पाती है। लेखक और रिसर्चर इंद्रशेखर सिंह ने द वायर पर महाकुंभ मेले की बद इंतजामी पर अपना अनुभव साझा करते हुए यह बताया है कि लोगों को बहुत लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ रहा है। 27 जनवरी को यानी कि भगदड़ से एक दिन पहले मेले में अमित शाह का आगमन हुआ था। वीआईपी के आगमन की वजह से 5 घंटे तक मेले के इंटरनल इलाके को लॉकडाउन में तब्दील कर दिया गया था। इंटरनल रूट को बंद कर दिया गया था। इसीलिए जहां भीड़ थी वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोगों को पहले से ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा था। बूढ़े बुजुर्ग यह कहते हुए मिल रहे थे कि ये क्यों नहीं होता है कि वीआईपी लोग एक ही दिन आ जाते हैं, स्नान क्यों नहीं कर लेते हैं, इनकी वजह से कितनी दिक्कत सहनी पड़ती है। इंद्रशेखर सिंह अपना अनुभव साझा करते हुए यह भी बताते हैं कि कई लोगों को रेलवे स्टेशन से संगम तक पैदल आना पड़ रहा है। करीब 15 किलोमीटर की यात्रा अपने बाल बच्चों, बूढ़े माँ बाप के साथ और अपना जो लगेज है उसके साथ वह बहुत लंबी दूरी तय पैदल कर रहे हैं। 27 जनवरी की शाम में यह भी अफवाह फैलते हुए इंद्रशेखर सिंह ने देखा था कि जब भीड़ बढ़ती चली गई और उसके बावजूद भी भीड़ को निकालने के लिए जब रास्ता नहीं मिला तो भीड़ ने मिलकर के एसडीएम की गाड़ी का ही तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। मतलब इस तरह की बद इंतजामी वहां पर चल रही है। इंद्रशेखर सिंह यह बताना चाहते हैं। इंद्रशेखर सिंह बताते हैं कि महाकुंभ का नजारा देखकर उन्हें ऐसा दिखता है कि आम लोगों के लिए भीड़ भाड़ वाले पुल हैं,
कई नाकेबंदी बनी हुई हैं और वहां से उनके लिए रास्ता बना है, और जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए ऐसा रास्ता बना है जिस पर कोई रुकावट नहीं है। यह देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारे देश में आम लोगों को मवेशियों की तरह हाँकने का प्रबंधन किया जा रहा है। पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव काटते बूनते नाम के अपने कॉलम में महाकुंभ मेले का अपना अनुभव साझा करते हुए यह बताते हैं कि महाकुंभ मेले में इसका पूरा इंतजाम किया गया है कि स्टेशन से लेकर के संगम तक किसी ना किसी तरीके से आम आदमी की जेब से पैसा निकाल लिया जाए। ऑटो वाला किराया पहले से ज्यादा ले रहा है, मेला क्षेत्र में 20 रुपए की चाय मिल रही है और 100 रुपए का चावल कड़ी बिक रहा है। जहां पर महाभंडारे का आयोजन हुआ है वहां पर मुफ्त में खाना मिल जा रहा है। वहां आयोजन में अडानी की तस्वीर भी लगी हुई है, मगर मुफ्त में खाना लेने के लिए एक घंटा 2-2 घंटा लाइन में लगना पड़ रहा है, कभी कभार 5-5 घंटा भी लग जाता है। पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव बताते हैं कि अब की बार जो चल रहा है वह कुंभ मेला नहीं है बल्कि एक प्रोजेक्ट है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साल भर पहले ही अर्नेस्ट और यंग नाम की कंपनी को कुंभ मेला संभालने का ठेका दिया था। इस कंपनी के 200 कर्मचारी कमांड और कंट्रोल का काम कर रहे हैं। लोकल लोगों का यह कहना है कि यह कुंभ नहीं है, कॉरपोरेट कुंभ है। छोटे मोटे दुकानदारों पर पुलिस वाले लाठियां भांज देते हैं तो बड़े बड़े कॉरपोरेट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वीआईपी की गाड़ियां सायरन मारते हुए निकल जाती हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आम आदमी को रोक रोक कर धीरे धीरे आराम से चलना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है, और पुलिस वाले उसके बावजूद भी उन पर लाठियां चला देते हैं। कुंभ प्रोजेक्ट में ताकत, पैसे और प्रचार का ऐसा मेल दिखाई दे रहा है कि इन सबका यह जोर है कि उस आदमी को अपने घर से मेला में बुला देना है जिसकी जेब भरी हुई है मगर दिल और दिमाग खाली है। उसे कुंभ में बुलाना है और उसकी उपभोग करने की क्षमता का पूरी तरीके से दोहन करना है। पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव बताते हैं कि वह इलाहाबाद जिसने एक समय बाढ़ और बारिश से बचाने के लिए महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए अपने आंगन खोल दिए थे, वहां पर घरों को किराए पर दिया जा रहा है और घरों के साथ जो लगा हुआ खाली प्लॉट है उसको दुकानदारी के लिए 40 से 50 हजार रुपये महीने में किराए पर दिया जा रहा है। जूता, चश्मा, जय श्री राम के गमछे बेचने वालों को जो दुकानदारी कर सके उनको किराए पर दिया जा रहा है। यह है इस समय महाकुंभ का हाल। अंत में चलते चलते इस बात को समझिए कि भारतीय दर्शन की एक अवधारणा है जिसे माया कहा जाता है। बहुत ही मोटे तौर पर समझा जाए तो माया का मतलब यह है कि हमारे आसपास, हमारे भीतर और बाहर, इस देश और दुनिया में हमेशा एक माया की चादर बनी रहती है जो हमें सच देखने और समझने से रोकती है। इंसानों की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह माया को तोड़ सके, सच की संभावनाओं को देख सके, समझ सके, खुद को संवार सके, समाज को सुधार सके। मगर हमारे समय की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह है कि जो धर्म है, जो धर्म का इलाका है और खास करके हिंदू धर्म का इलाका है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने सबसे बड़ी माया रच दी है। वहां की माया इतनी मजबूत है कि लोग सच देख ही नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि मेला है, वहां पर भयंकर भीड़ होगी, भगदड़ हो सकती है और अंततः उन्हीं को घायल होना पड़ेगा, कोई नेता तो घायल होगा नहीं। एक सिंपल से उदाहरण से थोड़ा बात को समझिए। कर्मकांड और मान्यता यह कहती है कि महाकुंभ के समय तट पर स्नान करना चाहिए, इसीलिए संगम तट पर भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। एक तरह से कहिए तो लोगों के बीच में यह मान्यता है कि अगर महाकुंभ के स्नान से कहीं मोक्ष मिल सकता है तो वह संगम तट पर स्नान करने से ही मोक्ष मिलेगा। मगर जब हादसा हो गया उसके बाद मंदिर वहीं बनाएंगे का नशा घोलने वाले योगी आदित्यनाथ ने कहा, सीएम योगी का बयान है कि मां गंगा के हर घाट को स्नान के लिए व्यवस्थित किया गया है, इसीलिए श्रद्धालु जिस घाट के समीप हैं वहीं स्नान करें और संगम नोच की ओर ना जाएं। अब आप बाकी बात तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका अर्थ अगर आप तर्क के आधार पर देखें तो क्या निकलता है। शुक्रिया।